हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाए बेटा। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो भी बच्चा पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी वो सभी इस वीडियो का लाभ उठा पाए बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसवनी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा। जैसा कि आप लोगों को पता था कि हमारा पीएनएसटी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो 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 कि सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज्यादा पीवाईक्यू देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, इसके हम लोग पिछले 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, पार्ट 3 पीएनएसटी का, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 3 है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को थ्योरी भी कराया जा रहा है। थ्योरी के नोट्स बकायदा आप लोग तैयार रखेंगे। ठीक है ना, थ्योरी जो कि आपको समझाया जा रहा है वो आप लोग के कॉपी में नोट डाउन करते रहें। इसके अलावा ये जो नोट्स है पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जहां से आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। आपको जब भी सहूलियत मिले, फुर्सत मिले, आप वहां से आप उसका नोट्स का फायदा उठा सकते हो बेटा। ठीक है, तो लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके, सभी लोग जुड़ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का बेटा क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। एक पीएन संधि डायोड जिसका ईएमएफ कितना दिया हुआ है 5.5 की एक बैटरी है और बाह्य प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 5.1 किलो वोल्ट से जुड़ा है बेटा। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, डायोड में अवरोध विभव कितना है 0.4 वोल्ट, परिपथ में धारा कितनी होगी। धारा का मान निकालना है। क्या निकालना है? धारा का मान। सिंपल है बेटा, धारा का मान निकालना है। पहले डायोड का वोल्ट कितना दिया हुआ है? डायोड का वोल्ट दिया हुआ है 5.5। अच्छा, ये दिया हुआ है 5.5 वोल्ट। ठीक है, और बाह्य प्रतिरोध दिया हुआ है 5.1 वोल्ट। ठीक है बेटा, आपको बोलता है कि डायोड में अवरोध विभव 0.4 वोल्ट है। कितना है? 0.4 वोल्ट। ठीक है, तो 0.4 वोल्ट के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है धारा के लिए। आई बराबर ई माइनस में क्या हो जाएगा? वी। ई माइनस में वी अपॉन में आर प्लस में स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ एक ही प्रतिरोध है, तो केवल आर की गणना करेंगे। ओके, आपको बता दे रहे हैं, यदि फार्मूला कॉन्सेप्ट अगर थ्योरी नहीं पता है तो आपको पीवाईक्यू बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपसे नहीं बनेगा। अगर आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर का पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट फार्मूला क्लियर करें, उसके बाद में इस थ्योरी इस पीवाईक्यू को आकर इसको एनालिसिस करें, तब जाके आपको समझ में आएगा बेटा। अदरवाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपको ये वाला फार्मूला लिखा, सर बोलोगे कहाँ से कैसा लिख दिए? बेटा ये हम लोग ने फार्मूला करा हुआ है। कहाँ करे हुए सर? तो आप लोग जब पढ़े होंगे विभव मापी में ये वाला सूत्र देखे होंगे बेटा। ठीक है, तो या अमीटर या वोल्टमीटर बनाने के समय में ये वाला आप लोग ये सूत्र देखे होंगे। धारा निकालने के लिए ई माइनस वी अपॉन में आर, तो आई बराबर में चुटकियों में आंसर आ जाता है यार, अगर सूत्र याद है तो आप लोगों को। ठीक है, कहीं कोई अगर समस्या हो बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, या तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहे। कमेंट बॉक्स में आंसर करने से आपको थोड़ा मोटिवेशन फील होगा अगर सही आंसर मिलता है तो। ई का मान कितना दिया हुआ है 5.5 माइनस वी का मान कितना दिया हुआ है बेटा 0.4 बटे में आर का मान कितना दिया हुआ है 5.1 5.1 5.4 कितना 5.1, 5 में से 4 गए 1, नीचे भी बचा 5 दशमलव कितना 1, लेकिन 5.1 किस में बेटा? किलो ओम में है, तो किलो मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3 कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 1/3। ठीक है, तो इसको दशमलव में आपको मिली में दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3 एम्पियर। 10 की घात 3 को हम लोग मिली लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा? 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन आंसर नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर ए आपका मैच हो रहा है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यहां तक समझ में आया? 10 की घात 3 को मिली कहते हैं। सर मिली कैसे? अरे यार अगर कंफ्यूज हो गए, ये डायरेक्ट अगर नहीं बनता तो ऐसा कर लो ना भाई, 1/1000 कर लो। 1/1000 को क्या करोगे? ठीक है ना, 0.1 सॉरी
0.001 एम्पियर लिखोगे। ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है, ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन देखो, पीएनएसटी 2019 वाला, 2019 का सवाल बहुत बार 2021 में भी रिपीट हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन उठा के देख लेना, 2021 में रिपीट हुए हैं। अभी हम लोग इसमें करवा के बताएंगे भी, दिखाएंगे भी कि 19 और 21 के बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन कई प्रकार का पूछ सकता है, आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। बढ़े अगले प्रश्न पर बेटा। रेडियोधर्मी पदार्थ, देखो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होता है। एक के एक नमूने से सक्रिय नाभिक की प्रारंभिक संख्या दिखा कौन सा अंश नमूने के अर्ध आयु के आधे हिस्से के क्षय के बराबर होता है। आपको सूत्र याद है बेटा, क्या सूत्र याद है, n बराबर n नॉट 1/2 का n क्या है, अर्ध आयु के लिए समय काल है, ठीक है ना। तो n का मान कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, n का मान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला क्या गया है, अर्ध आयु के लिए, किसके लिए, अर्ध आयु के लिए, ठीक है। तो t क्या हो जाएगा बेटा, t क्या हो जाएगा, t का आधा हो जाएगा, मतलब जो समय है उसके लिए आधा, आधे के लिए बात करें ना बेटा, t के लिए आधे के लिए बात करें तो t मतलब n का मान क्या लिखोगे आप, 1/2, मतलब आप पूरा आधा समय के लिए, अर्ध आयु के आधे हिस्से के लिए बोल रहे हैं ना भाई, अर्ध आयु के आधे हिस्से के लिए बात कर रहे हैं, तो मतलब n बराबर क्या लिखोगे, 1/2 रखोगे, तो n अपॉन में n नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 1/2, n की जगह क्या रखना है, 1/2 रखना है, ठीक है, 1/2 रखना है। 1/2 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/√2, क्या आंसर दिखा, यही निकालना है, ठीक है। पदार्थ के एक नमूने के प्रारंभिक संख्या का कौन सा अंश पूछ रहा है, कौन सा अंश, ठीक है। n नॉट क्या होता है यहाँ पर, n होता है किसी क्षण, ठीक है, बची हुई नाभिक की संख्या, और n0 क्या होता है, प्रारंभ में जो नाभिक की संख्या होता है, प्रारंभ में नाभिक की संख्या, ठीक है, प्रारंभ में नाभिक की संख्या। तो n और n नॉट ही निकालना है, सीधा मतलब n नॉट से कितना निकालना है, भाग निकालना है। पूछा अलग अलग शब्दों में पूछता है, ये अलग अलग लाइन में या अलग अलग शब्द, ये सेंटेंस बना के पूछ लेता है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शब्द याद रखेंगे, अंश मतलब भाग देना है उसका, ठीक है ना। जो बची हुई जो संख्या है उसमें प्रारंभिक संख्या का भाग दोगे, आपका अंश निकल जाएगा, जितने अंश निकालना है, और ये कितना निकल रहा है, और ये अर्ध आयु काल के लिए निकालना है, अर्ध आयु काल के आधे हिस्से के लिए निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1/2 का पावर है वो n है, n का मान कितना रखे, 1/2 रखे, 1/2 मतलब करनी हम लोग ने सीधा लिख दिया, करनी 2, ठीक है। तो आंसर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर मैच हो रहा है, ठीक है बेटा, समझ में आया होगा तो थम्स अप करें। बड़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मान लीजिए Ne और NH एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों मतलब होलों की घनत्व संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ध्यान दीजिए, ऐसे थ्योरी प्रश्न बहुत बार आप लोग गलत करके आ जाते हो, जल्दी से प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके साथ साथ में भी ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी लेक्चर, मान लीजिएगा साला आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा तकलीफ है, आपको आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर आंसर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे थ्योरी वाले प्रश्न आधे से ज्यादा आता है, आधे से ज्यादा आपको थ्योरी वाला प्रश्न पूछ लेता है, ये आपको का गलत आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें से आपका नंबर 1 भी कटने नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यानी अगर NH से ज्यादा है, सिंपल सी बात करेंगे, चलो ठीक है अगले स्लाइड की बात करें, Ne और NH, ठीक है ना, ये किसके इलेक्ट्रॉन की सांद्रता को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता को दर्शाता है। NH किसको दर्शाता है, होल की सांद्रता को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि NH से ज्यादा है, ठीक है, NH से ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन होल की संख्या से ज्यादा है। और ये किसमें पॉसिबल है, ये n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पॉसिबल है,
एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पॉसिबल है। यदि इसके जस्ट उल्टा होगा, NH ग्रेटर देन Ne, इसका मतलब बेटा होल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, और ये किसके लिए पॉसिबल है? पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पॉसिबल है, पी टाइप से अर्धचालक के लिए पॉसिबल है। और यदि बात करूं Ne और NH दोनों बराबर है, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होता है। और ये कौन से अर्धचालक के लिए कंडीशन रखता है? ये रखता है अर्धचालक, सॉरी शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक जिसको निज अर्धचालक भी कहते हैं, शुद्ध या निज अर्धचालक के लिए बात करते हैं। जिस स्थिति में Ne और NH दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक के लिए कंडीशन होता है। जब आप लोग उसमें अशुद्धि मिलाते हो किसी शुद्ध अर्धचालक में, तब आपको पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक देखने के लिए मिलता है। ओके बेटा, कंडीशन पढ़ेंगे। Ne से ज्यादा हो तो यदि अर्धचालक निज है, बिल्कुल भी नहीं। Ne और NH दोनों बराबर है, अर्धचालक निज है। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो रहा है, बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हो, पर टाइम पास नहीं करना है, हम पढ़ के बता रहे हैं। Ne और NH बराबर है तो यदि अर्धचालक बाह्य है, ठीक है। NH से छोटा है, अर्धचालक निज है, बिल्कुल। निज अर्धचालक के लिए, निज अर्धचालक के लिए आपको एक ही कंडीशन फॉलो होती हुई दिख रहा है, जब Ne और NH दोनों बराबर है निज अर्धचालक के लिए, ठीक है। इस स्थिति में ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बड़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण शक्ति इसकी खालिस्तान की वृद्धि के साथ बढ़ती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी भेदन क्षमता के लिए आपकी आवृत्ति जिम्मेदार होता है। आवृत्ति, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। किसी भी एक्स किरणें हो, गामा किरणें हो, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें हो, ठीक है ना, विजिबल किरणें हो, ठीक है ना, दृश्य किरणें हो, या माइक्रो तरंगे हो, किसी भी तरंगे के लिए अगर वो इसकी भेदन क्षमता ज्यादा हो है या कम है, और ये किस पर निर्भर करता है? किसी ओनली दो चीजों पर निर्भर करता है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। सर, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच का संबंध आपको पता होना चाहिए। न्यू लैम्डा के मतलब आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के कैसा होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब क्या होता है? यदि एक राशि को बढ़ाए, दूसरा राशि क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और पहली राशि को अगर कम कर दे, दूसरी राशि बढ़ जाती है। सर, इसका मतलब क्या होता है? वृद्धि के साथ, किसकी वृद्धि के साथ बढ़ती है? खालिस्तान की वृद्धि के साथ। खालिस्तान की वृद्धि मतलब भेदन शक्ति को बढ़ाना है, भेदन शक्ति को बढ़ाना है, ठीक है। तो आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी और तरंग दैर्घ्य क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो आवृत्ति क्या करनी पड़ेगी बेटा? बढ़ानी पड़ेगी, आवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? आवृत्ति बढ़ाना पड़ेगा। और ये संबंध आपको याद रहना है, ये संबंध आपको याद रखना है। बड़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या करता है? यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर है प्रवर्धक एम्पलीफायर की, ये वाला सवाल पढ़े बेटा, क्या कहता है? एक, हाँ पढ़ लिए, आंसर ला लिए बेटा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक एम्पलीफायर में संग्रही जहां धारा कितना है? 9 मिली एम्पियर है। संग्रही धारा मतलब बेटा आईसी 9 मिली एम्पियर बोल रहा है। 9 मिली एम्पियर का मतलब होता है 9 गुनी 10 पर ऋण 3 एम्पियर, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलता है अब एमीटर से 90% इलेक्ट्रॉन, इमीटर से 90% इलेक्ट्रॉन संग्रही तक पहुंच रहा है, तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना बेटा। तो देखिए ध्यान से, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर बेटा? चलिए, ठीक। एनपीएन ट्रांजिस्टर का संकेत हम लोग इस प्रकार से देते, इस प्रकार से। अच्छा, ये बेस चलिएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर, चलो चलो ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर अब इस प्रकार से बनाते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ये होता है आपका इमीटर, ये होता है आपका बेस, और ये होता है आपका कलेक्टर, संग्रह, ठीक है ना। ये होता है उत्सर्जक, उत्सर्जक, ये होता है आपका आधार, ठीक है ना। ये वाला डायग्राम से ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा।
और ये होता है संग्राहक। संग्राहक, ठीक है ना, सिंपली बोल रहा है, यहाँ से धारा जो बहती है उसको धारा आई ई से कहते हैं, ठीक है ना। आधार धारा को आई बी से दर्शाते हैं, ठीक है ना, और संग्राहक धारा को हम लिखते हैं आईसी, आईसी धारा कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो आई धारा क्या होता है बेटा, आईसी प्लस में आईबी के बराबर होता है। जो उत्सर्जक धारा होता है वो संग्राहक धारा और आधार धारा के योग के बराबर होता है, ठीक। हम यहाँ पर बात करें उत्सर्जक संग्राहक धारा कितना, 9 मिली एम्पियर, मतलब 9 × 10⁻³ एम्पियर। अभी बोल रहा है कि एमीटर से 90% जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ तक पहुंच रहे हैं, संग्राहक तक। मतलब यहाँ से यहाँ तक 90% इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, बाकी के 10% इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, आधार धारा में जा रहे हैं, आधार में से निकल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से धारा जब इंटर कर रही है, ठीक है ना, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन के 90 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पहुंच गए, संग्राहक में पहुंच गए, और बाकी बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहे हैं, आधार में चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, क्या लिख सकते हैं बेटा, आईसी में जो धारा मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, आई का 90% मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 90%। मैं इसको लिख सकता हूँ आईसी बराबर आई गुना का मतलब होता है बेटा गुना, ठीक है ना। 90% मतलब 90/100, ठीक है ना। 100 से 100 कैंसल। मुझे अल्फा बताना है, अल्फा क्या होता है, आईसी अपॉन में आई, ठीक है ना, सॉरी आईसी अपॉन में क्या होता है बेटा आई। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो, आसान है बेटा। आई के नीचे आ जाएगा तो 9/10, 9/10 मतलब कितना, 0.9, 0.9 क्या निकल गया, अल्फा। 0.9 कहाँ दिख रहा है, अल्फा। ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बीटा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, बीटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। बीटा अगर निकालना हो, समय अगर और खपाना है, समय और लगाना है, तो आप ये सूत्र से बीटा निकाल सकते हो। अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन में 1 प्लस में बीटा। इस वाले सूत्र से आप बीटा निकालोगे तो बीटा निकल जाएगा 9, ठीक है। अरे यार, अगर मान चलो ठीक है, अगर दो जगह 0.9 रहता तो हम लोग करते, आराम से करते, ये वाले सूत्र को भी हल करते, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 9.0 है, 9.0, 0.9 यही हमारे को आंसर दे रहा है। तो फिर बीटा के लिए अलग से हल करने की क्या आवश्यकता है अभी, ठीक है। थोड़ा सा सिंसियर रहे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करे, पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ऐसा है कि जल्दी से आंसर को पहचानो, टिक करो और आगे बढ़ो। जितना जल्दी कम समय में आंसर को पहचान जाओगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ठीक है। ओके, करके देख सकते हो, यहाँ हल करके देख सकते हो बेटा, ठीक। तो बढ़े अगले प्रश्न पर। एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, जनक पेरेंट और संतति नाभिक होगा, क्या होगा बेटा, समस्थानिक होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको एक फैक्ट बता दे रहे हैं, यदि कोई नाभिक परमाणु है, ठीक है, यह जनक परमाणु है, क्या हो जाएगा, ये जनक परमाणु है, जनक परमाणु, ठीक। इसमें से यदि कोई बीटा कण क्षय हो रहा है तो जो चाइल्ड मतलब, ठीक है, जो भी परमाणु मिलेगा, जो भी नाभिक मिलेगा, नया जो नाभिक मिलेगा, इसका द्रव्यमान संख्या इसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो जनक परमाणु है, जनक परमाणु, ठीक है ना, और चाइल्ड परमाणु, चाइल्ड एटॉम, ठीक है, या लड़का एटॉम कह लो, जो भी आपको नाम देना है, ठीक है, ठीक है। तो जो पेरेंट नाभिक है और चाइल्ड नाभिक है, दोनों का परमाणु संख्या समान होगा, कब, जब बीटा कण का क्षय होगा। और बीटा कण का क्षय मतलब बोलता है परमाणु क्रमांक बराबर होगा। परमाणु क्रमांक किसके लिए बराबर होता है, समस्थानिक के लिए, आइसोटोप के लिए बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका मैच होगा। यार करके देख लो, यदि कोई एक्स परमाणु है, इसका एटॉमिक नंबर ए, एटॉमिक मास कितना है जेड, अगर इसमें से बीटा माइनस का क्षय हो रहा है, बीटा माइनस का क्षय का मतलब कोई भी अगर मान के चलो नया नाभिक बन रहा है, कोई नया नाभिक बन रहा है, तो इसका परमाणु क्रमांक सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। सॉरी, इसका परमाणु भार सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एक कम, सॉरी एक प्लस हो जाएगा, क्या, एक प्लस हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एक प्लस। तो आंसर आ जाएगा संभारित, संभारित। द्रव्यमान संख्या बराबर, द्रव्यमान संख्या बराबर, यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा
और z बराबर रहेगा, इसका परमाणु ब्रह्मा सेम होगा और ये संभारिक कहलाएगा। संभारिक का उदाहरण होगा संभारिक, ठीक है ना। आइसोबार क्या हो जाएगा, ये आइसोबार, आइसोबार, ठीक है। बीटा का अंक 6 होता है, परमाणु भार समान होता है, द्रव्यमान संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ भी अल्फा का अंक 6 का भी जान लीजिएगा, अल्फा 6, ठीक है, इधर समझिएगा। बीटा 6 में, बीटा 6 में x a z, यहां से बीटा 6 हो रहा है बीटा माइनस, तो y में क्या मिलेगा, परमाणु क्रमांक 1 की वृद्धि हो जाएगी, परमाणु भरवा सेम रहेगा। अगर मैं अल्फा 6 की बात करता हूं, अल्फा 6 की बात करूं, अल्फा 6 में आप देख रहे हो एक्स ए जेड, ठीक है, एक्स ए जेड, ठीक। ध्यान दीजिएगा यहां पर परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, 2 से कम हो जाता है, परमाणु क्रमांक 2 से कम, और परमाणु भार, परमाणु भार क्या होता है बेटा, 4 से कम हो जाता है, परमाणु भार क्या हो जाता है, 4 से कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर 2 a+2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा ऊपर में माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा ऊपर में माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक। इसका आंसर मिल गया बेटा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊंचाई h से एक कण गिराया जाता है, कण के लिए डी ब्रोगली तरंग। ध्यान दीजिए, कोई कण अगर ऊंचाई h से, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये h ऊंचाई से गिरता है, तो इसकी वेलोसिटी देते हैं √2gh। क्या देते हैं बेटा, √2gh, करनी में 2gh। फॉर्मूला ध्यान रखिए आप। बोलता है डी ब्रोगली तरंग क्या होता है, पहले तो आपको लेमडा पता होना चाहिए, क्या हो जाता है, h अपॉन में p, क्या होता है h अपॉन में p। सर p मतलब बेटा मोमेंटम मतलब संवेग, तो h बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। सर वेलोसिटी का फार्मूला हमने यहाँ देखा, h अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, मास इनटू √2gh, ठीक है ना, कैपिटल h है। तो यहाँ पर बराबर लेमडा के है, लेमडा के बराबर है, h नियतांक है, m नियतांक है, 2 नियतांक है, g भी नियत है, तो बचा कौन, करनी h। तो मैं यहाँ ये सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ, लेमडा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन h की घात 1/2, करनी को मैं 1/2 के रूप में लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। अगर इसको ऊपर ले चलूं तो लेमडा प्रोपोर्शनल h अपन -1/2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इन सारे फैक्टर को आपको याद रखना है, जब तक के कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा आप चीजों को सही नहीं कर सकते। अगले सवाल पर बढ़ते बेटा। अगले सवाल क्या कहता है, जब 2 इनपुट लॉजिक गेट इन 0 0 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है, ठीक है। सिंपल एक बात करें, 0 और 0 है तो आउटपुट A और B, ठीक। तो आउटपुट मतलब Y कितना होता है, 1 होता है। जब इनपुट 1 और 0 मिल रहा है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। 0 + 0 0 और 0 का उल्टा 1, तो मैं सीधा सीधा ये लिख कर सकता हूँ बेटा, ये देखो 1 + 0 1 होना चाहिए, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। मतलब सीधा सीधा A + B का बार, A + B का बार किसके लिए मिलता है बेटा, नॉर गेट के लिए, नॉर गेट के लिए, नॉर। ध्यान दीजिए और है और ऊपर में नॉट लगा हुआ है, और प्लस नॉट क्या होता है बेटा, और प्लस नॉट किसके लिए होता है, नॉर के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। ये समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, नहीं आया क्या समझ में बेटा। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आर गेट को ऐसे बना देंगे बेटा, यदि मैं और गेट को नॉट गेट से जोड़ दूं, नॉट गेट से जोड़ दूं, 2 है, पहला इनपुट A दूसरा इनपुट B, अगर मैं यहाँ पर आउटपुट देखूं तो ये मिलेगा मुझे A + में B का बार, ये मिलेगा बेटा, ठीक है। यदि मैंने 0 इंटर किया, 0 + 0, ये मिलेगा, इसके लिए मिलेगा 0, ठीक है ना, और इसके लिए मिलेगा बेटा 1, ठीक है। और यदि मैं 1 + 0 इंटर करूं, इसके लिए मिलेगा 1, ठीक है ना, और इसके लिए मिलेगा 0। बात आ रही समझ में, तो 1 0 एक इसके लिए हो गया, नॉर गेट के लिए। बात आ रही समझ में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। बड़े अगले प्रश्न पर बेटा, यदि निर्वात से गुजरने वाले की विद्युत चुंबकीय तरंग का वर्णन E = E0 sin ωt kx - ωt, और चुंबकीय तरंग का वर्णन इस प्रकार से दिया हो तो संबंध याद करें। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होता है वेलोसिटी बराबर c बराबर होता है बेटा E0 अपॉन में B0, ये फॉर्मूला एक याद रखना। सर ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा।
अगला समीकरण हम लोग एक समीकरण देते हैं बेटा, कौन सा, ओमेगा अपॉन में के देते हैं। के अपॉन में ओमेगा होगा बेटा, नहीं ओमेगा अपॉन के होगा, करेक्ट है। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है बेटा, ठीक है। सर ये बताएं के बराबर होता है 2 पाई अपॉन में लेमडा, ये तरंग संख्या है और ये कोणीय चाल है। यहाँ पर न्यू बराबर क्या हो जाता है बेटा, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। इन तीनों सूत्रों से आप ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, ये दोनों संबंधों को आप मिला दो तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ बेटा, ई नॉट अपॉन में बी नॉट बराबर में डब्ल्यू अपॉन में के, उल्टा तिर्यक गुना कर दो, ई नॉट के बराबर बी नॉट ओमेगा। किससे मैच हो रहा है, दिख रहा है क्या बेटा, एक हाथ ऑप्शन दिख रहा है, ई नॉट के बी नॉट ओमेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा, ओके। बड़े अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। आवृत्ति सबसे कम किसकी होगी बेटा, आपको एक ट्रिक देख रहा हूं, ठीक है ना, आपको ट्रिक दे रहा हूं, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। सर ये ट्रिक याद रखो, आप जिंदगी में कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर सकते। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, ध्यान दीजिए, गाड़ी मतलब गामा रेस, गामा किरणें, ठीक है ना, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, अदृश्य किरणें, विजिबल किरणें, ठीक है ना, इंफ्रारेड IR किरणें, और ये माइक्रो किरणें, और ये रेडियो किरणें। अब ये बताओ गामा के लिए क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य सबसे, हाँ, आवृत्ति सबसे कम किसके लिए होगा बेटा, आवृत्ति सबसे कम किसके लिए होगा, रेडियो के लिए। रेडियो जो सबसे ज्यादा दूर होगा उसके लिए आवृत्ति सबसे कम होगा। और आवृत्ति सबसे, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि तरंगदैर्घ्य किसके लिए कम होगा, तो गामा किरणें के लिए। ध्यान दीजिएगा, न्यू प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा, ठीक है। गामा का तरंगदैर्घ्य कम है, आवृत्ति सबसे ज्यादा है। रेडियो का आवृत्ति सबसे कम है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। इस बारे के संबंध याद रखोगे तो किसके लिए, रेडियो तरंगे आवृत्ति सबसे किसके लिए कम होगी, रेडियो तरंगों के लिए सबसे कम होगी, ऑप्शन नंबर ए। ये ट्रिक याद रखोगे आप, गाड़ी XUV इन माई रेंज। XUV कार होती है, कार का नाम होता है XUV, एक कार का मॉडल है या कंपनी बोल दो, ठीक है ना। इन माई रेंज मतलब मेरे रेंज में, मेरे बजट में है, मेरे बजट का मतलब मैं ले सकता हूँ ऐसे बजट में है, ये थॉट्स है, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न पर बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगे खालिस्तान द्वारा निर्मित होती है, किसके द्वारा, त्वरित आवेश। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए टेबल याद रखोगे आप। यदि स्थिर आवेश के लिए बात करें, आवेश की स्थिति की बात करेंगे, आवेश की स्थिति के लिए बात करेंगे, जिसमें से विद्युत क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, इस स्थिति के लिए बात करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि आवेश स्थिर है, सर आवेश स्थिर है का इसका मतलब V बराबर 0, इसका वेग 0 है, तो केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कोई चुंबकीय क्षेत्र, कोई चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। यदि एक नियत चाल से चल रही है, ठीक है, नियत चाल से चल रही है, यदि आवेश नियत चाल से चल रही है तो इसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, लेकिन कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होगा। और यदि ये परिवर्तित हो रहा है, लगातार परिवर्तित होने का मतलब ही बेटा त्वरित होना है, ठीक है ना। वेग का लगातार परिवर्तित होने का मतलब ही है क्या है, त्वरित होना, एक्सेलरेट होना। अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, चार्ज त्वरित हो रहा है, आवेश त्वरित हो रहा है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र और साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी देखने के लिए मिलता है। ये वाला टेबल याद रखो, इसका कोई भी सवाल आपसे कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। बड़े अगले सवाल पर, अगला, अच्छा आंसर क्या कर लिए थे इसका, गर्म पिंडों और अणुओं द्वारा निर्मित तरंगों को निम्न के रूप में जाना जाता है। अवरक्त किरणें, किसके रूप बेटा, अवरक्त किरणें। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई पिंड गर्म है, ठीक है ना, गर्म है, ठीक है ना, और इसमें से जो तरंगे निकलती है, इस तरंगों को क्या कहते हैं हम लोग, अवरक्त तरंगे। ध्यान दीजिए, अगर मेरा वीडियो आप गर्मी के सीजन में देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गर्मी में इतना गर्म क्यों होता है। ध्यान दीजिए, जो प्रकाश किरणें जब
पृथ्वी पर पहुंचता है और इससे टकरा कर जब वापस निकलती है तो पृथ्वी की बहुत सारी जो गर्म वस्तु है ये अवरक्त किरणें वापस भेजते हैं। अवरक्त किरणें मतलब सर क्या होता है, आपने गर्म लोहे के ऊपर मतलब उसको टच नहीं करना है, वो थोड़ा ऊपर रखना है उसके हाथ, आपको थोड़ा सा गर्म फील होगा। क्यों? क्योंकि सर वो गर्म वस्तु से जो किरणें निकल रही है वो अवरक्त किरणें होते हैं और इनका जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा है वो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ये बादल को क्रॉस नहीं कर पाते, बादल से फिर से टकरा के वापस आते हैं या वातावरण में जमा रह जाते हैं, जिस वजह से गर्मी बढ़ते हैं, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। बड़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये बोलता है निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? चलो बताओ सबसे कम तरंग दैर्ध्य, अगर आपने ये वाला देखे होंगे, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसके लिए होगा? गामा किरणें के लिए। इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा गामा का, तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम। रेडियो मतलब रेडियो तरंगों का आवृत्ति सबसे कम, गामा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसके लिए? तो गामा किरणें के लिए। अच्छा, गामा किरणें तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो गामा के बाद कौन है ऑप्शन में? गामा के बाद ऑप्शन में कौन है? गामा के बाद ऑप्शन में कौन आ जाएगा? एक्स किरणें आ जाएगा। तो एक्स किरणें हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स किरणें। एक्स किरणें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल को अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा बेटा? सी का एक फॉर्मूला याद रखोगे, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? √μ0 और √ε0 ऐसे कर सकते हो, मतलब करनी से दोनों को अलग अलग करोगे तो आपको ये वाला देखने के लिए मिलेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। यदि सोडियम प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है बेटा? लैम्डा। अच्छा, लैम्डा का मान बेटा 598 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस ये अंडरस्टैंडिंग, 598 नैनोमीटर है बेटा। कितना है? नैनोमीटर। ठीक है ना। अर्धचालक के अंतराल के बराबर हो तो होल इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी? अच्छा, न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है बेटा? E बराबर 1240 अपॉन में लेमडा, और लेमडा नैनोमीटर में होगा तब ये सूत्र लगानी है। तो सीधा सीधा आपको 1240 अपॉन में 598, इसको फुर्सत से आप घर में बैठ के भाग दीजिएगा तो आंसर मिलेगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात आ रही समझ में बेटा? ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सिलिकॉन के लिए चालन और बैलेंस बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल के ताप की भिन्नता को सही दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की। किसके लिए बात कर रहे हैं? सिलिकॉन की। सिलिकॉन जब 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है तब इसके लिए ऊर्जा अंतराल कितना होता है? ऊर्जा अंतराल मतलब ईजी, ऊर्जा अंतराल मतलब ईजी कितना हो जाता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और जब तापमान बढ़ाएंगे, जब तापमान बढ़ाएंगे तो Eg का मान क्या हो जाना चाहिए बेटा? कम हो जाना चाहिए। Eg का मान क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। तो सिंपल है, हम जब तापमान बढ़ाएंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए? 1.10 से कम मिलना चाहिए, 10 से 1.0 कम। तो पहली चीज तो धन वाला चिन्ह कट जाएगा, धन वाला मतलब धन वाला। दूसरा बात, यहाँ पर 1.0 है नहीं है, तो एक देखो सबसे पहले जहां पर 1.1 है पहले उस ऑप्शन को रखो, उस ऑप्शन को रखो का मतलब ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ कोई भी 1.1 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। और इसको याद रख लो, फैक्ट है ये फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको कि सिलिकॉन का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 1.1 होता है। और यदि सर आप अगर तापमान बढ़ाते हो तो ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है। तो हमने क्या करा, ऐसे ऑप्शन जिसमें 1.1 है ही नहीं है उसको उड़ा दिए। तो सर अब ये बताओ ऊर्जा अंतराल बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? सर कम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको धन करूं तो बढ़ जाएगा, अगर ऋण करूं तो कम हो जाएगा, तो ये धन वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो केवल एक लौता आंसर बचता है ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन को करेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। इसमें क्या आपने पेन और कॉपी चलाया? बिल्कुल नहीं चला, बिना पेन कॉपी चलाए आपने इसका आंसर दिया हो। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है आपको, तो अगर और सेंस काम कर रहा है, थोड़ा बहुत सेंस मतलब थोड़ा दिमाग चल रहा है, तो आप बिना पेन कॉपी के आंसर निकाल सकते हो। अगला का ऑप्शन देखते हैं, प्लूटोनियम 24,000 साल के अर्ध आयु के साथ में क्षय हो जाता है।
प्लूटोनियम को 72,000 वर्षों तक भंडारित किया जाए तो उसका अंश शेष रह जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, n बराबर n0 1/2 n, ये पता होना चाहिए। n क्या है बेटा? समांतराल है। n समांतराल मतलब सर समांतराल कितना? तो 72,000 बटे में 24,000, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसल, 24 दिया होता 72, n का मान कितना बेटा? 3। ठीक है, मतलब 3 अर्ध आयु काल लगेगा उसको, अर्ध आयु काल का समय। तो हमको n अपॉन में n0 निकालना है, कितना शेष बचेगा? तो n अपॉन n0, 1/2 का क्या निकालना है? घन, 1 का घन 1, 2 का घन 8, तो 1/8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर 1/8 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी आप ओरल ही देख सकते हो, बिना कॉपी पेन चलाए इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन वही घनघोर बायो के लिए मुझे लिखना पड़ा। 24 दिया 72, n का मान 3 आ गया, और 2 का घन 8, ये वाला फार्मूला याद रखें आप, ये वाला फार्मूला याद रखें। बड़े अगले प्रश्न पर, मान लीजिए कि mp और mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, m1 क्या है? ध्यान दीजिएगा, m1 क्या बेटा? नियॉन 10 और 20 का नाभिक का द्रव्यमान है, ठीक है ना। और m2 क्या है बेटा? कैल्शियम 2040 का द्रव्यमान है। ध्यान दीजिएगा सर, यदि इसका नाभिक का द्रव्यमान संख्या बढ़ गया ना बेटा इसका, तो इसकी बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसकी बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका मतलब यदि मैं ऐसा लिखूं, m1 बराबर क्या है? m1 बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, नियॉन के लिए बात करेंगे, सॉरी नियॉन के लिए क्या हो जाएगा बेटा? m1 बराबर 10 mp, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, ठीक है ना। mp प्लस में 10 mn, ठीक है, 10 को घनिष्ठ लेंगे तो m1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 mp प्लस 10 mn। कोई दिक्कत है बेटा? यहाँ तक सब चीज सही है। ये किसके लिए? नियॉन के लिए बात कर रहे हैं। समीकरण नंबर 1। समीकरण 2, m2 मतलब किसके लिए बात कर रहे हैं? कैल्शियम के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बात करेंगे 20 mp प्रोटॉनों की संख्या प्लस में 20, यहाँ पर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर है, तो 20 न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर मैं इसको लिखूं इस प्रकार से, 2 गुनी 10 mp प्लस में mn, तो क्या सही है बेटा? सही है। अगर मैं क्या इसको इस प्रकार से लिखूं 2 m1, तो क्या सही होगा बेटा? सही होगा। ध्यान दीजिए, लेकिन ये उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब हम लोगों ने इस प्रकार से नाभिकों को जोड़े। जब बंधन ऊर्जा के लिए बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको नहीं देखना है, हम बात कर रहे हैं बंधन ऊर्जा के हिसाब से पर न्यूक्लियन बॉन्डिंग एनर्जी कैल्शियम के लिए सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। बात आ रही समझ में? तो इसके ध्यान दीजिए, इसका नाभिक क्या हो जाएगा? मतलब m1 नियॉन का नाभिक, ठीक है ना, प्रोटॉन 10 प्लस mn प्लस mp से छोटा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नाभिक क्या होता है? पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी से कम होता है। ओके डन। नाभिक का द्रव्यमान पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी से कम होता है, मतलब आपने क्या करे, अलग अलग प्रोटॉन को जोड़ा, अलग अलग न्यूट्रॉन को जोड़ दिया, और हमने क्या करा, एक नाभिक को जोड़ा, इसका द्रव्यमान इससे हमेशा कम होता है। वैसे तो अगर मैं बराबर बराबर के लिए बात करूं तो ये वाला सही होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। ठीक, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बड़े अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा कि एक्सरे गुणधर्म उत्पन्न होते क्योंकि अच्छा, इलेक्ट्रॉन की लक्ष्य परमाणु से टकराने से ऊर्जा का स्थान बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। एक परमाणु में उच्च इलेक्ट्रॉन की कक्ष से निम्न इलेक्ट्रॉन की कक्ष से, हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको बता दूं, यदि ये नाभिक है, ठीक है, तो ये उच्च इलेक्ट्रॉन है E2 और ये E1, जब इलेक्ट्रॉन अपने उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में स्थानांतरित होती है, ठीक है, तब ऊर्जा का क्या करता है बेटा? ये क्षय करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। इसके जस्ट उल्टा, यदि इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाए तो ऊर्जा को क्या कर सकता है? अवशोषित करता है।
ठीक है, तो ध्यान दीजिए ऊर्जा के लिए बात करेंगे। ऊर्जा एक्सरे गुणधर्म, एक्सरे कब उत्पन्न होंगी? जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में हस्तांतरित या स्थानांतरित होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को पढ़े ना, टाइम वेस्ट है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक एन टाइप सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एन टाइप इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा, एन टाइप में बेटा, एन टाइप में NE से ज्यादा होगा। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक कौन होंगे बेटा? बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। इसमें धारा भी किसके कारण बहेगी बेटा? इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की बहेगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहेगी, करेक्ट है। और इसमें जो अशुद्धि मिलाएंगे, इसमें जो अशुद्धि मिला रहे हो वो पेंटावैलेंट टाइप का होगा, वैलेंट टाइप का होगा। मतलब 5 वैलेंसी वाले आप अशुद्धि इसमें मिलाओगे तब जाके आपको एन टाइप का अर्धचालक मिलेगा। तो आपसे देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है। इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक बिल्कुल गलत, होल अल्पसंख्यक वाहक होते हैं और पेंटावैलेंट हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न पर बेटा। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक रेडियोधर्मी 6 कणों के उत्सर्जन 7 मूल नाभिक का एक समस्थानिक बना सकता है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एक अल्फा कण और 2 बीटा कण। ध्यान दीजिएगा यदि x a है z है, इसमें से मैं बीटा -6 कर रहा हूँ, 2 बीटा -6 कर रहा हूँ। इसका मतलब बेटा 2 बीटा -6 कर रहा है, इसका मतलब जो पेरेंट बनेगा a प्लस में 2 और एटॉमिक नंबर सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अब इसमें मैं इसमें से एक अल्फा कण 6 करवा रहा हूं, तो z इजिकल टू क्या हो जाएगा, a और ये हो जाएगा z -4। तो ध्यान दीजिएगा इसका और इसको तुलना करो, दोनों का जो परमाणु क्रमांक है समान है, दोनों का परमाणु क्रमांक सेम है। इसको तुलना करो और इसको तुलना करो। ध्यान दीजिएगा अगर 2 बीटा कण 6 हो रही है तो परमाणु संख्या 2 की वृद्धि हो जाएगी, परमाणु भार समान रहेगा। ठीक है ना। एक अल्फा कण की बात करें तो परमाणु क्रमांक सेम रहता है, समान रहता है। अच्छा, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब दोनों की हम लोग तुलना करें तो परमाणु क्रमांक दोनों का सेम है, तो समस्थानिक के लिए क्या जरूरी है बेटा, एक 2 बीटा कण का और एक अल्फा कण, 2 बीटा कण, 1 अल्फा पार्टिकल 1 बीटा, बिल्कुल गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1 अल्फा का 2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। रेडियो थेरेपी में एक्स किरणें का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेडियो प्राप्त करने वाले सर्किट में खराबी पता, बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर। अरे भाई हम मेडिकल की बात कर रहे हैं भाई, मेडिकल के लिए बात कर रहे हैं। निर्यात्र एक्सप्लोरर के साथ कैंसर का इलाज, हाँ बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब तो करती करती, लेकिन बहुत सारे एक्सरे के बहुत सारे उपयोग है, बहुत सारे। ठीक है ना, हड्डी कहीं फ्रैक्चर है उसके चेकअप के लिए आप एक्सरे का उपयोग करते हो। ठीक है ना, लेकिन उसको अगर उसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि हम लोग उसका एक्सपोजर के साथ ही कैंसर का इलाज कर सके। ठीक है ना, कैंसर का इलाज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आंसर ये है, ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या उसके द्वारा उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या से 2 गुनी होती है, परिणामी संतति क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा परिणामी, अभी हमने यही बात करे थे। ठीक है ना, यदि 2 बीटा कण 6 हो रहा है, एक अल्फा कण 6 हो रहा है, 2 बीटा कण एक अल्फा कण, तो हमको समस्थानिक मिल रहा है, मतलब आइसोटोप मिल रहा है, आइसोटोप। तो हम आते हैं बेटा, हम आते सवाल पे, आइसोटोप किधर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी वही सवाल है, 19 और 21 में रिपीट हुए हैं, 19 और 21 में रिपीट हुए हैं, इसलिए कहते हैं PYQ करके जाइए। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोगों ने 23 क्वेश्चन को अच्छे से समझे, विद थ्योरी समझे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थ्योरी अगर आप लोगों को के काम का है तो उसका आप लोग एक नोट्स बना सकते हो, और ऑब्वियसली इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कई बार हूबहू देखने के लिए मिलता है, और हूबहू नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट रिपीटेड दिखते हैं, कई बार कॉन्सेप्ट रिपीट। ओनली PYQ करके जाओगे तो फिजिक्स में आप 15 प्लस 20 प्लस करके आओगे, तो इसमें 25 प्लस भी करके आ सकते हो कई बार। अगर आपका
करंट माइंड है, अगर प्रेजेंट माइंड रखते हो आप तो बिल्कुल आप अच्छे से करके आओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 4 लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।